बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पहले बैनुल अक़वामी फ्रंट से कुछ खबरें, फिर पाकिस्तान से बहुत अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरनेशनली जो खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा वो ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इक़दामात ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े ख़तरात से लाक कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे, और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहाँ पे ईरान मौजूद है और वो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीज़ें देखी, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फ़ौरी तौर पे जितने भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबना हुर्मुज़ के करीब जितने बहरी जहाज़ वहाँ पे या ऑयल टैंकर्स या तजारती जहाज़ जो वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहाँ मौजूद रहेगा वो यहाँ पे अपने ख़तरात को दावत देगा, और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया, और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए। ये नक्शा BBC पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबना हुर्मुज़ के किनारे पर है, और वो ओमान से कटा हुआ है। यानी बीच में UAE आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर हैं जहाँ पे ओमान मौजूद है, वहाँ से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं, और ये बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबना हुर्मुज़ को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन्स जारी की हैं इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें। एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समंदरी रास्ता जहाँ से बहरी जहाज़ों को गुजरना है, ईरान की इजाज़त से और उसकी कोऑर्डिनेशन से। जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और ये नक्शा जारी करने का मकसद भी ये है कि अगर अमरीकी जहाज़ या इसराइली जहाज़ इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा ये है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है। अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक ख़राब डील कर ले। यानी एक ऐसी डील जिससे जंग तो रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ के रस्तों को खोलेगा और वहाँ से बहरी जहाज़ों को निकालेगा ताकत के जोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा। पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आबना हुर्मुज़ को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज़ रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए, और इतना ज़बरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज़ बताई गई थी कि आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहाँ पे अमरीकी फ़ौज जाकर कब्ज़ा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्ज़ा करने ही ना दे। और तीसरी चीज़ ये बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहाँ है इसके बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज़ है, जौहरी मरकज़, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है। सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहाँ पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियाँ लग रही हैं ईरान की जानिब से, और अमरीकी जंगी जहाज़ पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है, और ये दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमरीकी बहरी जहाज़ को, जंगी बहरी जहाज़ को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े, और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन्स जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है,
लेकिन अमरीकी मीडिया और अमरीकी सोर्सेज ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि किसी भी अमरीकी बहरी जहाज़ के ऊपर कोई मिसाइल या ड्रोन्स आकर नहीं गिरे, कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से ये दावा है। आने वाले वीडियोज़ में थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हकीकत क्या थी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर, उससे उनकी मकबूलियत बहुत तेज़ी से नीचे गई है अमेरिका में। और हर हफ्ते एक सर्वे आता है जिसमें यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कितनी है, कितने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को दुरुस्त समझते हैं और कितने गलत समझते हैं। तो पिछले हफ्ते एक कातलाना हमला हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी कही थी। वहाँ पे एक डिनर हो रहा था वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का और ये डिनर वाशिंगटन में था। तो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग पॉजिटिव होती है इसके बाद या नहीं होती, मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और फोकस रहेगा। तो अब ये रेटिंग आ गई है। इस रेटिंग को देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस कातलाना हमले का भी। रेटिंग बदस्तूर जो अप्रूवल है या अप्रूव रेटिंग है उनकी वो 35% है और जो लोग उनको डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को वो 64% है। ये वहीं पे खड़ा है मामला। यानी इस हमले से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत थी वो इस हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की हालत है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो गिर चुकी है वो संभल नहीं रही। कातलाना हमले का वाकया हो गया, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत नहीं संभल रही। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और यही वो खदशा है जिसका पूरा खित्ता सामना कर रहा है कि अमेरिका ने ज़बरदस्ती यहां से रास्ता खुलवाने का फैसला किया है। अच्छा, एक कदम अमेरिका ने और उठाया, ये पॉजिटिव है। उसमें यह है कि ईरानी जहाज़ जो अमेरिका के कंट्रोल में था और हमला भी था वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया कि पाकिस्तान के ज़रिए से वो पहुंच जाएगा ईरान में वापस। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो इमरान खान से ऊपर कुछ है ही नहीं इस वक्त। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि इमरान खान ही है और वर्सेस सारे के सारे हैं। इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना, एमल वली, MQM, ये सारी पार्टियां, जमात इस्लामी, सारे एक तरफ, इमरान खान अकेला एक तरफ। हत्ता कि अब तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी भी दूसरी फील्ड में जाके खड़ी हुई है और इमरान खान अपनी पार्टी के खिलाफ भी अकेला ही खड़ा हुआ है। देखें ना अलीमा खानम का स्टेटमेंट, इमरान खान की बहन है, वो ये कहती हैं कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। नंबर 1, इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नंबर 2, इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टरों से इनके ज़ाती मुआलजीन और अहले खाना की मौजूदगी में यकीनी बनाया जाए कि इलाज हो उनका। नंबर 3, चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयारात की खिलाफ वर्जी है। ये बात जो है वो अलीमा खानम ने कही। अब एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी पार्टी से अपील की, इमरान खान की पार्टी से अपील की। इमरान खान ने ये पार्टी बनाई है, सारे लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। आज इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि मदद करो इमरान खान की। अच्छा, इमरान खान की बहनों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इस सारे के अंदर कहीं भी नहीं है कि हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाए। इस सारे में कहीं नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों को छोड़ा जाए या आसान न्याजी को जेल से बाहर निकाला जाए। इस सारे के अंदर कहीं नहीं है कि हमारा फलां फ़ायदा कर दिया जाए या हमारी गिरफ्तारी से हमें बचाया जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कही इनकी बहनों ने। एक ही बात कही है कि इमरान खान के लिए आ जाओ अडयाला जेल के बाहर और दबाव बढ़ाओ ताकि इमरान खान को इलाज की सहूलत मिले और गैर कानूनी कैद से निजात मिले और दबाव बढ़े अदलिया के ऊपर भी और मौजूदा निज़ाम के ऊपर भी। और अदलिया तो वैसे ही दबा के प्रेशर डाल के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अदलिया को। उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी अदलिया के अंदर तो उनको हौसला ही नहीं हो रहा। नादरीन, एक और मैं आपको खबर देता हूँ, अफसोसनाक खबर है और हमारे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेनकाब कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की। याद रखिएगा कि ये सज़ाएँ लगभग 1.5 साल हो गया दी हुई हैं इमरान खान को और लगभग 1.5 साल हो गया है इमरान खान साहब की पार्टी ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दे रखी है। 1.5 साल हो गया सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के मामलात को नहीं सुना गया
और अब 1.5 साल के बाद जो मरकजी अपील है जनाब कि ये फैसला ठीक हुआ या गलत, इसको सुन लेते हैं। तो इसको सुनने की बुनियाद के ऊपर जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी उन्हें फारिग कर दिया। 1.5 साल तक उन दरखास्तों को नहीं सुना, 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया, उन दरखास्तों को सुना ही नहीं। और जब सुनने का वक्त है तो कहा नहीं हम वो सुन लेते हैं, हम अपीलें सुन लेते हैं, इसको रहने देते हैं हम। और अब बड़ी सादी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले ये कहता था ना आपको बार बार कि अदालतों में ये मामला जाएगा तो ठहर नहीं पाएगा। अब अगर अदालत में ये मामला जाएगा तो जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर दे देगी वही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। इसकी गवाही अभी अफसार आलम साहब ने भी दी है कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आगाह करते हैं कि बड़े साहब यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं। ये गवाहियां तो अब उनके घर के बंदे दे रहे हैं कि अदालतों को कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर किसी को ये लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आज़ाद नहीं हो जाएंगी। और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बुग़्ज़ और उनका लालच ख़त्म नहीं होगा, और वो ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया। मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये ज़रा सुने आप और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर। और ये सरकारी डाटा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकॉनमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा हैं पूरे खित्ते में? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे सबसे स्लो ग्रोथ रेट है, तरक्की भी हम सबसे कम कर रहे हैं? और क्यों जंग के बाद हमने सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई? जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हम 56% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुके हैं। डीजल में तो और बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन यहाँ पे इसी वक्त में बांग्लादेश ने जो कीमतें बढ़ाई वो 10% है और इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई वो 0% है। यानी इंडिया ने इस जंग का ज़रा सा बोझ अपने अवाम पे नहीं डाला, जबकि हमने जंग का बहुत बड़ा बोझ जो हम पे डला भी नहीं, पाकिस्तान पे आया भी नहीं, वो अवाम पे डाल के अवाम की जेबें काट ली। बांग्लादेश ने सिर्फ 10% बोझ डाला अपने लोगों के ऊपर। फिर एक और चीज़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों ईरान की जंग के बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाती चली जा रही है पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए से। और पूरे खित्ते में क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम होती चली जा रही है। और एक और चीज़ भी उन्होंने पूछी आखिर में कि ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में, तमाम इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अय्याशी में पूरे खित्ते में सबसे नंबर 1 है। जैसे तैयारे, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग्स, होटल्स, जिस तरह की अय्याशियाँ और जिस तरह का माहौल ये इंजॉय करते हैं, पूरे खित्ते में किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसी चीज़ें इंजॉय नहीं करते। और फिर ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है, इकॉनमी का तो सारा बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक्चुअली अपनी ज़ाती इकॉनमी ठीक की है और कुछ ठीक नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट के साथ एक खबर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट है DGISPR अहमद शरीफ साहब का, सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे,
तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया, दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई ज़रा सी बात करता है, कोई आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसको लापता कर देते हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बेगुनाह लोग जेलों में भरे पड़े हैं और जो माफियाज हैं सारे के सारे आज़ाद हैं और वो कौम की जेबें काट रहे हैं, चाहे वो IPPs की सूरत में, चाहे वो शुगर माफिया की सूरत में, चाहे वो आटा माफिया की सूरत में, चाहे वो लैंड माफिया की सूरत में, वो हर तरह से पाकिस्तानियों की जेबें काट रहे हैं। अब आ जाए एक और चीज़ पे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत मिलती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने और टाउटों ने ये खबर देना शुरू कर दी कि मैं फ़लाने एयरपोर्ट पे उतरा फ़लाने मुल्क के और मेरा पासपोर्ट देखते ही जनाब इमिग्रेशन का अमला ठटक गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने सलूट मारे, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, क्या कमाल आपने ये कर दिया, कमाल आपके फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई। ये इन्होंने बहुत दावे किए थे। ले जी आलमी रैंकिंग आ गई है पासपोर्टों की और ये पढ़िए हमारे सामने, इस पे दुनिया भर की खबरें छप चुकी हैं और पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट हैं उनमें जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पासपोर्ट हैं, जिनकी अहमियत सबसे कम है, जिनकी पासपोर्टों की वैल्यू सबसे कम है, उस हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया जी, नीचे से चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान, शाम और इराक, ये 3 मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान, इराक और शाम, सब में जंग लगी हुई है। ईरान जहाँ पे जंग लगी हुई है वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत सारे और ममालिक हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर हैं। तो हमारे से नीचे सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं। एक अफ़गानिस्तान, वो आपको पता है अफ़गानिस्तान के मामलात। एक इराक, आपको पता है जंग से तबाह हाल मुल्क है। और एक शाम, आपको पता है वो भी जंग की तबाही से 2-4 है। और पाकिस्तान उनके बाद, यानी एक वाहिद पाकिस्तान पहले नंबर पे ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई लड़ाई जंग, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारा पासपोर्ट सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत और करें ना ये रजीम, ये जो मिलिट्री बैक्ड रजीम है पाकिस्तान में, ये थोड़ी सी मेहनत और करें ना, थोड़ी सी कोशिश और करें, थोड़ा सा और लोगों के ऊपर जुल्म करें, जबर करें, फस्तायत करें, थोड़ा सा और पाकिस्तान को डाउन करें और बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे भी आ सकता है। शर्म भी नहीं आई इनको, इन्होंने क्या दावे किए थे और पाकिस्तान को कहाँ पे ला के इन्होंने छोड़ दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।